नमस्कार दोस्तों, नया साल का नया बजट आ चुका है और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या अच्छी खबर होगी और क्या बुरी खबर होगी। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करी गई हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। हेल्थ केयर में कहा गया है कि एक नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च करी जाएगी गरीब लोगों के लिए, जो कि 10 करोड़ गरीब फैमिलीज को कवर करेगी देश भर में, और 5 लाख रुपए का ये कवरेज देगी उनको, एक इंश्योरेंस देगी हेल्थ केयर में उन फैमिलीज को। 1 लाख करोड़ एजुकेशन के सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा और टीचर्स की ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा अगले 4 साल तक, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल भी प्रॉमिस किया गया है और 2022 तक ये भी प्रॉमिस किया गया है कि एग्रीकल्चरल इनकम, हमारे फार्मर्स का जो इनकम है वो डबल कर दिया जाएगा। किसानों को ये भी प्रॉमिस किया गया है कि जो उनका मिनिमम सेल्स प्राइस है वो 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा। कुछ और अच्छी चीज़ें जो इन्होंने अनाउंस करी हैं उसमें है एक स्पेशल स्कीम एयर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए जो दिल्ली एनसीआर रीजन में हो रहा है। इन्होंने कहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड करेंगे कि वो जो सही मैकेनिज्म, सही मशीनरी यूज़ कर पाएँ क्रॉप्स को काटने के लिए, जिससे कि ये अपने क्रॉप्स को जलाए ना और जिससे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आए। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे इस बात पे गौर करना ज़रूरी है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने कही हैं ये सब करी जाएंगी, ये सब अनाउंस करी गई हैं, कोई भी लॉन्च नहीं करी गई है। ये सब एक प्रॉमिस की तरह समझ लो। और जिस तरह से सरकार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रोमिसेस का, 2014 में आपको सबको याद होगा कि कैसे प्रॉमिस किया गया था कि गंगा क्लीन करी जाएगी 3-4 साल में, ब्लैक मनी को वापस लाया जाएगा 100 दिन में, सारे क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को जेल में भेज दिया जाएगा 1 साल के अंदर अंदर तक। उन सारी प्रोमिसेस पे कोई काम नहीं हुआ है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज का जो प्लान था, 99 स्मार्ट सिटीज आएंगी, इन सब पे कोई प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है इन सारी स्कीम्स को डाउट करने का, वो ये है कि सरकार ने स्पेसिफाई एक ब्लूप्रिंट नहीं दिया है, ये प्लान नहीं बताया है कि इतने साल तक इतना प्रोग्रेस हो जाएगा, हम ये चीज़ें करने वाले हैं, इसके लिए इतना बजट है, इसके लिए इतना बजट है। यहाँ तक कि सरकार ने जो हेल्थ केयर का प्लान है इसके लिए बजट एलोकेशन भी ढंग से नहीं कर रखा है। ये नहीं बताया गया, ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि जो 5 लाख हर फैमिली के लिए, 10 करोड़ फैमिलीज के लिए इतना सारा पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा। तो ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोमिसेस भी जुमला निकलेंगी फ्यूचर में या इन पे एक्चुअली में कुछ काम होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए तो मैं सरकार की तारीफ करना चाहूँगा कि इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कम से कम बात तो करनी शुरू करी। नहीं तो पिछले कुछ सालों से जब देखो हिंदू मुसलमान चला रखा है, फालतू के इश्यूज पे बहुत बात चल रही है इनकी। अब कुछ न्यूट्रल चीज़ों की बात करते हैं जो कुछ लोगों के मायने में सही होंगी, कुछ लोगों के मायने में गलत होंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ है सैलरी हाइक करी गई है हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर्स के लिए। जो एमपीज की सैलरी है वो 200% से बढ़ा दी गई है और उनकी सैलरी को 200% से बढ़ाने के बाद इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी उनकी सैलरी भी टाइम टू टाइम, ईयर बाय ईयर फ्यूचर में बढ़ती रहेगी। जो प्रेसिडेंट की सैलरी है उसको 400% से बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 5 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी है। और ये मत भूलिए कि प्रेसिडेंट को और भी बहुत बेनिफिट्स फ्री में मिलते रहते हैं और प्रेसिडेंट को कोई इनकम टैक्स भी नहीं भरना पड़ता इस सैलरी पे। वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की सैलरी भी 300 से 400% के बीच में बढ़ा दी गई है। ज्यादातर लोग इसको नेगेटिवली लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। ये भी हो सकता है क्योंकि सैलरी इतनी बढ़ा दी गई है तो शायद से होपफुली करप्शन और ब्राइबरी रेट्स कम हो जाए, हमारे पॉलिटिशियन रिश्वत लेना कम कर दे क्योंकि उनको ऑलरेडी इतनी सैलरी अब मिलने लग चुकी है। ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिबेटेबल है ये चीज़, तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ आप इसे कैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है, क्योंकि 2 साल पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने अपनी सैलरी हाइक की डिमांड करी थी तो प्रेसिडेंट ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, जबकि उनकी सैलरी तब सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ थी। और आज यहाँ पे प्रेसिडेंट की सैलरी खुद 5 लाख रुपए पर मंथ कर दी गई है बढ़ा के, और खुद अपनी सैलरी इन्होंने बढ़ा ली, वहां पे उनकी रिजेक्ट कर दी गई। तो क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे। अगली चीज है कि पहली बार देश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो होते हैं जैसे कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म होता है 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपका 1 लाख या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट बनता है इसमें तो आपको इस पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये गलत चीज़ है क्योंकि 1 लाख इतना भी ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं
ये ठीक है इतना टैक्स होना, क्योंकि 1 लाख या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हो आप तो कोई आप गरीब इंसान नहीं हो। लेकिन बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट देने वाले ये भूल जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल क्लास लोगों ने अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट में लगा रखी और उसके बाद उनको ये 10% टैक्स भी भरना पड़ रहा है। तो मेरे पर्सपेक्टिव में तो ये एक नेगेटिव चीज़ ही कहूँगा मैं इसे। कॉर्पोरेट टैक्स को भी कट कर दिया गया है, 30% से लेके 25% तक कर दिया गया है अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम है तो। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो कहेंगे कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस को सपोर्ट मिल सके, प्रेफरेंस मिल सके उनको। और जो लोग इसे नहीं सपोर्ट करते वो ये कहेंगे कि कॉर्पोरेट्स को प्रेफरेंस दी जा रही है यहाँ पे, जबकि आम आदमी को जो जॉब करता है उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। और एक आम आदमी के लिए अगर बुरी चीज़ों की बात करी जाए इस बजट में दोस्तों, तो सबसे बुरी चीज़ तो यही है कि इसमें मिडिल क्लास के लिए, सैलरी पे करने वाले लोगों के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई चेंज नहीं आया है, जबकि 2014 में अरुण जेटली ने डिमांड किया था, 2014 में वो जब इलेक्ट नहीं हुए थे, ये डिमांड किया था कि 2 लाख का जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको 5 लाख तक कर दिया जाए कि उससे नीचे आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़े। पिछली सरकार में तो बड़ी आसानी से जेटली साहब ने ये डिमांड्स उठा दी, लेकिन जैसे ही खुद पावर में आए तो ये सारी डिमांड्स को भूल गए, एक यू टर्न ले लिया और इसको जुमला बना डाला। एक और जुमला जो अरुण जेटली साहब ने यहाँ पे किया है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, जिसको मैंने न्यूट्रल में बताया था, असल में अरुण जेटली साहब ने 1 साल पहले ही कहा था कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को नहीं लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 1 साल बाद उन्होंने अपनी ही प्रॉमिस को तोड़ दिया है। यहाँ पे फिर से एक यू टर्न ले लिया। बाकी कस्टम ड्यूटी को 15% से अब 20% तक बढ़ा दिया गया है, यानी जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके फ़ोन्स, आईपैड्स, कंप्यूटर्स, कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो उस पर अब आपको 20% कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। कुछ लोग इसे कहेंगे कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है स्टेप, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बाहर की मैन्युफैक्चरिंग से कम्पीट करना है तो अपने क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मेड इन इंडिया सामान भी उतना ही लोग खरीदें जितना बाहर का सामान लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो वो क्वालिटी मैच नहीं कर पाती हैं। अगर लोगों को बाहर का सामान खरीदना है तो उन्हें बाहर का सामान खरीदने का ऑप्शन होना चाहिए। ये भी मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बेकार चीज़ है यहाँ पे कि अब वो कोई भी इंपोर्टेड आइटम्स को ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगी। इंडिया में कोई ना के बराबर ऐसी कंपनीज हैं जो कि बाहर की कंपनी से compete कर पाती हैं। बाकी क्रिप्टो करेंसी पे अरुण जेटली साहब ने कहा कि इसको लीगल टेंडर रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा और इलीगल चीज़ों के लिए इसे यूज़ करना इलीगल होगा। इस बारे में काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाई गई बड़े बड़े जर्नलिस्ट के द्वारा। वही जर्नलिस्ट जो 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप ढूंढते फिरते थे, वही जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अब बिटकॉइन बैन हो चुका है, क्रिप्टो करेंसी बैन हो चुकी है इंडिया में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। जेटली जी ने सिर्फ इतना कहा है कि आप इसे लीगल टेंडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे बिटकॉइन से पे नहीं कर सकते, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। ऑफिशियली रिकग्नाइज लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन बिल्कुल लीगल है, आप इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे मिडिल क्लास का, सैलरीड क्लास का, ऑनेस्ट टैक्स पेयर का सरकार पे गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनके लिए कुछ भी नहीं मिला है। कॉर्पोरेट्स को वहाँ पे टैक्स कट मिल गए हैं, गरीब लोगों को सब्सिडीज मिल गई हैं, और यहाँ पे मिडिल क्लास को सिर्फ एक मिडिल फिंगर मिली है। गुस्सा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अरुण जेटली जी ने और इनकी पार्टी के अलग अलग लोगों ने, जब ये पावर में नहीं थे, ऑपोजिशन में बैठे थे, तब ऐसी प्रोमिस करी थी लोगों से कि जब हम पावर में आएंगे तो हम इनकम टैक्स को ऊपर ले जाएंगे, जब हम पावर में आएंगे तो मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस कम कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सारी चीज़ें जुमला निकली। और जो इस बजट में बड़ी बड़ी बातें करी गई हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं न्यू इंडिया 2022 को लेकर, लोगों का उस पर से भरोसा उठता जा रहा है कि वो प्रोमिसेस भी सच होंगी या नहीं होंगी। जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करी, लेकिन जो एक्चुअल इंक्रीज किया इन्होंने बजट में एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेके, वो सिर्फ था 3.84% एजुकेशन में, और हेल्थ केयर में था सिर्फ 2.76%। तो ये इंक्रीज है जो बजट में इन दोनों सेक्टर्स में आया है, इसके बावजूद कि इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करी गई हैं। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि थोड़ा टाइम तो दो यार सरकार को, अभी 4 साल ही हुए हैं पावर में आते हुए, और सब कुछ बदलने में, 60 साल में जो गंदगी हुई है उसको ठीक करने में 4 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ सच होती ना तुम्हारी, तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हमें देखने को मिलती 4 सालों में। चलो मान लो 2030 तक की भी प्रॉमिस करी है मोदी जी ने, लेकिन 2014 से लेकर 2018 तक कितनी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई जो प्रॉमिस करी गई हैं? उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ है, उसका प्लान कहाँ है, उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। गंगा क्लीन करने की जो प्रॉमिस करी गई है, कितनी क्लीन हो गई गंगा? परसेंटेज में बता दो हमें। 10% क्लीन हो गई, 20% क्लीन हो गई?
हाउसिंग फॉर ऑल 2022 की प्रॉमिस करी गई है, कितने लोगों को घर मिल गए अभी तक? इसका कुछ प्रोग्रेस बता दो। प्रॉब्लम ये है, ये सरकार प्रोग्रेस नहीं बताती है इसका कितना हुआ है। इसकी वजह से जितनी भी सारी प्रॉमिसेस हैं ये सब झूठ लगती हैं, जुमला लगती हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जनता तक सच पहुंच सके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।